जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 में जो हिस्ट्री के पीवाईक्यू हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आइए इस वीडियो के थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और एक बात दोस्तों, और ज्योग्राफी को ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर जाइए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, इतिहास यानी हिस्ट्री से। बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे, कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका डी, कुंवर सिंह। आइए हम लोग इससे समझ जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं 2025 के एलटी एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण होंगे, आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे। जो मेरे द्वारा तथ्य आपको बताए जाएंगे अति महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो तथ्य एग्जाम में बनने की पूरी संभावना होगी उसी पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। 1857 ईस्वी में बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह की जो अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। ये एक तथ्य हो गया, इसे भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। और अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, अगला तथ्य है 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। और साथ ही साथ दोस्तों उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। और जो पीवाईक्यू होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग इसी तरह दोस्तों एनालिसिस किया जाता है, जो मैं जिस तरीके से आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए देख लेते हैं अगला तथ्य क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से देखते हैं उनकी अंतिम जो सफलता थी दोस्तों, गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित करनी थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1858 को हो गई थी इनकी मृत्यु। कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा दोस्तों आपके सामने। जो अति महत्वपूर्ण तथ्य होंगे दोस्तों 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिलेवेंट तथ्य होंगे उसी पर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे आज की इस वीडियो के थ्रू। ज्योग्राफी की ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीवाईक्यू को, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और एक बात और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसको भी थोड़ा सा जानते चलेंगे, क्योंकि बताना बेहद ही आवश्यक है। पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स एंड पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों एक बात और, अभी तक जो जीआईसी की परीक्षा हुई दोस्तों, जीआईसी का अभी तक जितनी भी परीक्षा हुई है सबका पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी, उसे आप लोग जरूर जाइए देखिएगा। मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बिल्कुल आप लोग देखते हुए, ये सब्जेक्ट वाइज है, ये एलटी सब्जेक्ट वाइज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू को। जो 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाने, जीएस को ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सभी पीवाईक्यू को। वो कहाँ पे सभी प्लेलिस्ट बनी है, जो 30 नंबर के जीएस से प्रश्न आने हैं, तो उसका सॉल्व हो चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों। ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा, तो इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1792 ईस्वी में हुई थी। सूरत की संधि दोस्तों 1775 में हुई थी। एंड सालाबाई जो संधि हुई थी ये 1782 में हुई थी। और बसिन की संधि या बसई की संधि 1802 में हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आइए इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं इसे आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, सालाबाई की संधि 1882 में। 1782 में तथ्य पूछे गए हैं, और मिलान करने वाले प्रश्न हर एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक अब जो एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, प्रश्नों का प्रारूप बेहद ही बदल चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बनती चली आ रही है। तो बिल्कुल आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। पीवाईक्यू को आप लोग मेरे द्वारा डिस्कस डिटेल एनालिसिस के साथ डिस्कस किया जा रहा है, तो बिल्कुल आपको गलतियां कहीं नहीं मिलेंगी। आते हुए प्रश्न को बिल्कुल आप लोग गलत मत करिएगा एग्जामों में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, बसई या बसिन की संधि 1802 में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। जल्दी दोस्तों हम लोग 60 प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आप लोग का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। कमेंट जरूर करिएगा, आज के वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए अपने मित्र ग्रुप में। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सभी एग्जाम की तैयारी बखूबी ढंग से कराई जा रही है एएस के टीचिंग टेम्पल के द्वारा। इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक कहा था? ये प्रश्न ऑलरेडी देखिए जीएस वाले सेशन में, यानी जीएस वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें पूछा गया था। तो बेंटिंग है, मैकाले है, बेलेजली, हेस्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा बेलेजली। इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। बेलेजली, इसका शासनकाल कब से कब था? 1798 से 1805 के बीच में इसका शासनकाल था बेलेजली का, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
भारत का गवर्नर जनरल था ये। इसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक कहा था या विनाशक मानता था। बेरेली मिशनरियों को धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के एजेंट के रूप में देखता था और सहायक संधि प्रणाली द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया कौन था? तो भैया यही था, बेरेली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं लगातार एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न बनेगा आपका यहाँ से क्वेश्चन अगला दोस्तों, चौथा, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो गई थी? इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में और शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे। मेरे द्वारा हर वीडियो में क्यों कहा जा रहा है दोस्तों शॉर्ट नोट्स में एक शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने के लिए दोस्तों, इसलिए कहा जा रहा है ताकि आपका जो हम लोग पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं, ताकि आपका एक की नोट्स तैयार हो जाए, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिविजन हो सके। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर दोस्तों द्वितीय संधि के द्वारा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, कब लड़ा गया था? 1780 से 1784 के बीच में। और 1784 में ही दोस्तों मंगलौर की संधि समाप्त हो गई थी। यह संधि टीपू सुल्तान की उत्कृष्ट कूटनीतिक सफलता थी। हालांकि इस संधि से गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग असहमत था। ये तथ्य हो गए। दो तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मूव करते हैं। डालहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। मेरे द्वारा दोस्तों जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं ऑलरेडी वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट ये मतलब ये जितने भी तथ्य हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो आप लोग इसे बिल्कुल मिस ना करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विलय का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, मतलब मांडवी है, कोलाबा और जालौर, सूरत भी है। तो ऐसे समय जो भी तथ्य बनते हैं हम लोग इसे देख लेते हैं। विलय का सिद्धांत सर्वप्रथम दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा 1834 में प्रयोग किया गया था। यद्यपि इसका सर्वाधिक प्रयोग लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा, इसे नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम कंपनी द्वारा 1839 में मांडवी राज्य को इस सिद्धांत के द्वारा हस्तगत किया गया था। और तत्पश्चात दोस्तों 1840 में कोलाबा को, जालौर और 1842 में ही दोस्तों सूरत को कंपनी द्वारा हस्तगत यानी व्यवगत सिद्धांत के तौर पर अपना इसे क्या किया, हड़प लिया था। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। जो मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है अति महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस ही किया जा रहा है दोस्तों, ताकि जो 2025 में एग्जाम में प्रश्न बने आप लोगों से गलतियां बिल्कुल ना हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी या स्थापना की थी किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया एग्जामों में। तो सन 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इसे कब की गई थी? 1866 में। सन याद करके रखिएगा, प्रश्न बन रहा है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी तथ्य बना है, इसे नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। इन्होंने रहनुमाई मध्यासन सभा की स्थापना भी की थी, इसे भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। रफ्तार गुफ्तार यानी सत्यवादी जो पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है, बहुत बार एग्जामों में प्रश्न बनता हुआ चला आ रहा है वर्तमान पीरियड में भी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न नहीं छूटेंगे दोस्तों, हम लोग क्योंकि विस्तृत व्याख्या करते हुए चल रहे हैं पीवाईक्यू को। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए होंगे आप सब्जेक्ट वाइज हम लोग सॉल्व करते चल रहे हैं दोस्तों। ऑलरेडी हम लोग ज्योग्राफी को सॉल्व किया है दोस्तों, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से जरूर देखिएगा। और दोस्तों जीआईसी के जो जीएस के पेपर हैं, 30 नंबर के प्रश्न जीएस से बनते हैं, अब 40 नंबर के अब बनने लगे हैं दोस्तों। उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो बिल्कुल उसका भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाइए देखिए। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने मित्रों ग्रुप में सेंड कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे, उस समय कौन थे? प्लोडन थे या बेंस, रिजले या गेट थे? राइट आंसर दोस्तों आपका बेंस थे, यानी बी इज द राइट आंसर है। भारत की जनगणना 1891 ईस्वी में जर्विस एथलेस्टेन बेंस जनगणना आयुक्त थे उस समय की। इनके कार्यों के लिए इन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, सूची दिया है, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 में आपको मिलाना है। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसका राइट आंसर होगा। मतलब 1854 का जो ये क्या है,
जो ये 1854 का ईस्वी किससे संबंधित है दोस्तों, ये शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच है दोस्तों, सी पहला है। 1882 का दोस्तों किससे संबंधित है, तो भैया ये किससे, ये हंटर आयोग से संबंधित है। हंटर आयोग यानी जो शिक्षा से संबंधित था ये। 1904 का, ये 1904 किससे संबंधित दोस्तों, ये है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से। और 1917 वाला है, ये है दोस्तों सैडलर आयोग से, किससे, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग से। तो ये मिला लिए हम लोग। आइए से इसका तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं। 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था बहुत बार पूछा है। इस प्रकार के मिलान करने वाले प्रश्न आते रहते हैं हिस्ट्री से। हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपका एक सब्जेक्ट आपको ज्योग्राफी चुनना है, एक सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी रहेगा ही, इसके साथ एक आप जो है नागरिक शास्त्र को चुन सकते हैं, या अर्थशास्त्र को, या हिस्ट्री को। जल्दी दोस्तों हम लोग अगला जो लेक्चर होगा, यानी अगला जो PYQ को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो के थ्रू ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा, वो आपका होगा दोस्तों क्या, वो आपका हो जाएगा नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपका इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र को हम लोग देखने वाले हैं बारी बारी से। सभी सब्जेक्ट वाइज को अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से इसका ये हो गया, आप लोग इसे यहाँ से मेंशन करते चले होंगे सभी तथ्यों को। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणेश्वर संबंधित है किससे, महर्षि दयानंद से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, रामकृष्ण परमहंस से, अरविंदो घोष से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रामकृष्ण परमहंस से। आइए से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं हम लोग समझते चलेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। प्रश्न बना हुआ है तो इसे स्टार कर लेंगे। उनका बचपन का नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय था, किसका, रामकृष्ण परमहंस का। और स्वामी विवेकानंद इन्हीं के शिष्य थे। और स्वामी रामकृष्ण सभा यानी जो स्वामी रामकृष्ण सभा धर्मों की एकता पर जोर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से संबंधित नहीं थे, यानी कौन नहीं जुड़े थे इससे, तो शाह अब्दुल अजीज नहीं जुड़े थे। आई से संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं हम लोग उसको भी समझते चलेंगे। ये रहा, देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम नतौबरी के द्वारा किया गया था। ये कुछ तथ्य हो गए। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी शुरुआत 1866 और 67 में देवबंद सहारनपुर में की गई थी। और मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना था इसका मुख्य उद्देश्य था। और साथ ही साथ दोस्तों शाह अब्दुल अजीज देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे, ये तथ्य पूछा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि किसे दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी हमने ऊपर देखा है इसका तथ्य। मैं इससे समझ जो भी तथ्य यानी ऊपर फैक्ट हम लोग डिस्कस किए हैं उसी से प्रश्न बन गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। जो आसान क्वेश्चन है दोस्तों उस पर हम लोग केवल आंसर देखेंगे और आगे में बढ़ जाएंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो बनाना नहीं है दोस्तों, शॉर्ट वीडियो के थ्रू ही दोस्तों, देखिए छोटी वीडियो के थ्रू आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आप मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज को 60 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे जो जब तक जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक है जो ब्रिटिश शासन की आर्थिक कुरीतियों का वर्णन किया गया। किसमें, जो ये बुक है, ये भी प्रश्न बन सकता है, संभावित प्रश्न है। भारत का ग्लैंड स्टोन ही नहीं कहा जाता है। गोखले ने उनके बारे में कहा था, ये तथ्य महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनुष्यों में अगर कहीं देवत्व तो है, यानी देव का गुण है, तो भैया किसे का है, वो किस में है, दादा भाई नौरोजी में है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा आपके सामने। एक तरफ सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, और दोस्तों साथ ही साथ इसमें एक तरफ बुक होगा, एक तरफ उसकी कृति, मतलब किस बुक ने किसकी कृति किस बुक से संबंधित है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। बीजी तिलक की ये गीता रहस्य है, ठीक है इनका। अरविंदो घोष ये है दोस्तों द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी है द यूनिटी ऑफ इंडिया। एंड SC बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर, बहुत बार पूछा, इसे स्टार कर लेंगे 60 नोट्स में। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। आइए, बीजी तिलक की गीता रहस्य, अरविंदो घोष द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, JL नेहरू द यूनिटी ऑफ इंडिया, और ये ह्यूटो द स्प्रिंगिंग टाइगर है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है, मतलब कौन से संगठन के संस्थापक से संबंधित नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किससे संबंधित कौन नहीं है। ये आपके सामने ऑल इंडिया किसान सभा, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती से है। आत्मी सभा राजा राम मोहन राय, सभी दोस्तों पता होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया है, सभी दोस्तों पता, सुभाष चंद्र बोस। और कब किया है, इसका डेट आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए, तो हम भी देखें कि इसका डेट आप लोग को याद है कि नहीं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना अभी हमने ऊपर देखा है विवेकानंद के द्वारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये किसके शिष्य थे, आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा। अभी हमने जस्ट ऊपर हमने इसके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे ऊपर समझा हुआ है।
अगला क्वेश्चन बनेगा महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है। कौन से सही कथन है दोस्तों? सी, यानी आपका उन्होंने एक दो दोनों सही है। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। तो आइए देख लेते हैं कब किया था। ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सभी दोस्तों को पता होगा इसका डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कूट वाले प्रश्न बहुत बन रहे हैं इस समय एग्जामों में। फरवरी, और दोस्तों एक और क्वेश्चन बनेगा, फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुई थी। फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना घटी थी। और दोस्तों इसी से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। और 14 सितंबर 1934 को वर्धा में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना हुई थी। कब? 1934 में, 1934 में। सन इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकता है, इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले जो कांग्रेस ने स्थायित्व की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए प्रख्यात डॉक्टर जोसेफ कार्नेलियस कुमारप्पा का चयन किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्णदास जाजू थे। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार का गठन की घोषणा कब की गई थी? इनके द्वारा कब की गई थी दोस्तों? ये 15वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी, यानी 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, इनसे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर टाउन हॉल में सामने हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में संबोधित किया था। और एक तथ्य और बनेगा, 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार बनाकर ये तथ्य बन सकता है, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको या आयरलैंड ने मान्यता दी थी। कभी कभी प्रश्न बन सकता है किसने मान्यता नहीं दी थी, एक ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। 1944 में रंगून के रेडियो पर, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। 1944 में 1944 में रंगून से रेडियो पर गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। आइए हम लोग 16 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 60 प्रश्नों की ये सब्जेक्ट वाइज हम लोग देख रहे हैं। पेपर सेकंड है दोस्तों, ये पेपर सेकंड है। फर्स्ट पेपर क्या होगा फिर जल्दी दोस्तों हम लोग फर्स्ट पेपर को देखेंगे। और फर्स्ट पेपर जीआईसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं अब तक दोस्तों, सभी को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं बारी बारी से कि जो सन में पूछा गया है, तो उसका प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जरूर देखिए। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। बिल्कुल आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसी संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो किसी उस समय का सर्वोच्च सेनापति कौन था दोस्तों? किसे बनाया गया था? तो आचिन लेक को बनाया गया था। यहाँ से जो तथ्य बनते हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और उस समय का जो तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन था ये सामने आपके दोस्तों, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अगला जो सीरीज होगा दोस्तों, यानी जो अगला हम लोग अगली जो हमारी ये सेट आएगा PYQ का, जो हम लोग विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं, डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्व कर रहे हैं सभी PYQ क्वेश्चन को, वो होगा आपका नागरिक शास्त्र होगा। कमेंट में मेंशन करिएगा आप लोग क्या चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता या जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई थी, कहाँ से हुई थी? विंध्य घाटी के उच्च पाषाण काल से। तो आइए इससे संबंधित जो भी तथ्य बनता है उसे भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ देख लेंगे, ये रहा जो विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से उच्च पूरा पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित मात्र देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। बेलन घाटी के उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति का समय ईसापुर 30,000 से लेकर 10,000 के बीच निर्धारित किया गया था। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है दोस्तों? तो 19वां का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर आपका B, यानी प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति। तो आइए इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं हम लोग देखते हुए चलेंगे। जितने तथ्य मेरे द्वारा दोस्तों डिस्कस किए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं कि ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल आप लोग एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उससे आप लोग इस तरीके से डिराइव कीजिए जो मेरे द्वारा तथ्यों को बताया जा रहा है, उससे आप लोग नोट करते हुए चलेंगे की पॉइंट के रूप में, ताकि जब आपका 2025 में एग्जाम होगा, अभी तो डेट संभावित नहीं है, इसका डेट कोई अभी निर्धारित नहीं की गई है, जब भी इसका एग्जाम होगा दोस्तों,
इतने आप परिपक्व हो चुके होंगे PYQ को सॉल्व करके, आपको प्रश्नों को इतना ज़्यादा कंठस्थ हो जाएगा कि प्रश्न इतने अच्छे तैयार हो जाएंगे, तो प्रश्न जो आपको गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ही नगण्य हो जाएंगे। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा जो मेरे द्वारा कही जा रही है दोस्तों। और जो मित्र नए चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं तथ्यों। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज 1967 में की गई थी JP जोश के द्वारा, और यहाँ से ये व्यापक पैमाने में किसने किया था? RS बिष्ट ने 1990-91 के बीच में। और धौलावीरा निम्नतम प्रथम चरण की जो ये अवधि है 2650 से 2500 के बीच में था। तो यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। किस पुरास्थल में दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? अति महत्वपूर्ण तथ्य होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो आप लोग बताएंगे कालीबंगा। एक प्रश्न आपका हड़प्पा से जरूर बनेगा, इसको आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, उसका साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्गर नदी के बाएं किनारे पर। तथ्य इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों 1961 में BB लाल तथा BK थापर के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई थी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तथ्य कितने इंपॉर्टेंट है मेरे द्वारा डिस्कस किए जा रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे आज का यह सेशन कैसा लगा। निम्न हड़प्पी स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? बहुत ही बार पूछा, सभी दोस्तों को पता होगा। राइट आंसर है 1 और 2, यानी कालीबंगा और लोथल में। यहाँ से आइए इसके तथ्य को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ताकि यहाँ से प्रश्न बने तो गलतियाँ बिल्कुल ना हो। आते हुए प्रश्न बिल्कुल आप लोग गलत मत करिएगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को विस्तृत व्याख्या के रूप में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर जो भी प्रश्न बने तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। अगर जो आते हुए प्रश्न गलत होते हैं दोस्तों, वहीं से हम लोग एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। ये बहुत ही कटु सत्य है, इसे आप लोग जरूर फॉलो करते हुए चलेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये चीज़ें जब तक पता चलती हैं तब तक काफ़ी समय हो जाता है दोस्तों। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा और इस पर आप लोग पकड़ बनाते हुए चलेंगे। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर से ही चावल के साक्ष्य मिले हैं। निम्न कोटि का है दोस्तों। हुलासपुरा स्थल जो है ये धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण मिला था। कहाँ से? हुलास से। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, इसे नोट कर लें। बूचड़खाना क्षेत्र कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों? ये हुआ है आपका मधाह से। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये भी। मधाह जो पट्टी प्रतापगढ़ में पड़ता है, मधाह मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध यानी बूचड़खाना का साक्ष्य मिला है। और मधाह स्थल की खुदाई इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के भूतपूर्व अध्यक्ष GR शर्मा के द्वारा करवाया गया था। उनके सहयोगी के द्वारा 1978 के बीच की गई थी। मधाह से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त आवास एवं समाधान जो गर्त चूल्हे की स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाए जाने की ये चीज़ें मिली हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों इस वीडियो के थ्रू। क्वेश्चन है आपका हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा है दोस्तों, ये कहाँ है? आलमगीर है। ये देखिए बनाया गया है, यहाँ से पूर्वी सीमा पूछा है तो आलमगीर है। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर में मांडा है, यहाँ पे मांडा है। कश्मीर और क्या है? कश्मीर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तथा पश्चिम में तुतकानगेर, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये प्रश्न बन सकता है, इसे आइए समझते चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया? सभी दोस्तों को पता होगा किसमें? तिथि यानी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किया गया है। इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। बहुत बार पूछा है। और यह मंत्र सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह भी प्रश्न बन सकता है। नारायण के साथ विष्णु के तादाम में का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है दोस्तों? तैत्तिरीय आरण्यक से संबंधित है। यहाँ से जो भी तथ्य बनते हैं आप लोग आसानी से चीज़ों को देखते हुए वीडियो की स्टार्ट वगैरह सब चीज़ों को आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों ये आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो कौन है? हीनयान, महायान, वज्रयान और कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा महायान से। कनिष्क एक प्रसिद्ध कुशाण वंशी शासक था और उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया था। सभी दोस्तों को पता होगा। और उसके मध्य एशिया एवं चीन के प्रचार भी करवाया था। उसके शासनकाल में कश्मीर की जो चौथी बौद्ध संस्कृति हुई थी, कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। उसके समय इसी समय किया गया था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। यहाँ से प्रश्न बना हुआ। तो ये जो चारों संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की, तो उसे आप लोग याद करके रखिए, प्रश्न बन जाता है वहाँ से एग्जामों में। प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी, यानी किसके द्वारा किसके शासन में की गई थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहली जैन समिति की बात कहा बोल रहा है दोस्तों इसमें। तो राइट आंसर दोस्तों स्थूलभद्र है।
तो आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं हम लोग समझते हुए चलते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में किया गया था। यह सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी और यह सभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसने जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ था। इसी समिति में जैन धर्म के 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन? दिगंबर और श्वेतांबर में। यह प्रश्न बना हुआ है, मतलब किस प्रश्न बना कि किस जैन संगीति में दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर आपस में बढ़ गए थे, तो भैया किस में? तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। जो यहीं पर 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने थे, सभी दोस्तों पता होगा। और प्रथम बौद्ध धर्म सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था और कौशल राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? श्रावस्ती। जो इनकी 16 महाजनपद दोस्तों, 16 महाजनपद की राजधानी याद करके रखिएगा, प्रश्न बनता है। और यूपी में कितने महाजनपद हैं दोस्तों? यानी जो 16 महाजनपद यूपी में कितने हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा कितने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक तथ्य और बनेगा, इसे भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। और सर्वाधिक 21 वर्षावास बिताए हुए थे कहाँ पे आपका दोस्तों? कहाँ पे? तो यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन है क्या है? भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? 30 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आप लोग भी कमेंट में मेंशन करते हुए चलेंगे। जिसका आंसर आप सभी दोस्तों को पता होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में मेंशन करते हुए चलेंगे। 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? बी, यानी आपका जैन धर्म। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको भी समझते चलेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है, हम लोग विस्तृत व्याख्या यानी डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग PYQ को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जो भी प्रश्न 2025 में बने, इससे रिलेवेंट जो भी तथ्य बने हम लोग को आसानी से चीज़ें समझ में आए, बिल्कुल आए। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवती सूत्र जैन धर्म में संबंधित साहित्य है, सभी दोस्तों पता होगा। और भगवती सूत्र 5वां जैन आगम भी है। कुल 12 जैन आगम है। ये प्रश्न पूछा है कुल जैन आगमों की संख्या कितनी है? तो 12 हैं, जो महावीर स्वामी द्वारा प्रख्यापित माने जाते हैं। इनकी रचना सुधर्म स्वामी द्वारा प्राकृति में की गई थी। यह सभी आगमों में सबसे बड़ी संख्या है। ये भी प्रश्न बन सकता है। जो मेरे द्वारा हाईलाइट किए गए हैं तथ्य दोस्तों वो अति महत्वपूर्ण होंगे 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस बिल्कुल मत करिएगा, शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे, ताकि अगले यहाँ से क्वेश्चन बने तो बिल्कुल आप लोग उससे गलत ना हो। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे दोस्तों? तो ये जिले के अधिकारी हुआ करते हैं। मौर्य काल में जिले का विषय को आहार कहा जाता था। ये प्रश्न बन सकता है। आहारपति किसे कहा जाता है दोस्तों? आहारपति को मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई को कहा जाए। आहारपति को ही दोस्तों मेगास्थनीज ने क्या कहा था? एग्रोनोमोई कहा। और वह मार्ग निर्माण का भी एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उस समय। और नगर के प्रमुख क्या कहा जाता है दोस्तों? नागरक कहा जाता है, जिसे मेगास्थनीज ने एस्टिनोमोई कहा था दोस्तों। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, तो बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक बने हैं और चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। मुझे पूरा आशा है मेरे द्वारा जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट में आप लोग कमेंट मेंशन जरूर करिएगा अपना कि वीडियो कैसा लगा। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? बहुत बार प्रश्न पूछा है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी और सभी दोस्तों को पता भी होगा। सीरिया के शासक एंटियोकस ने मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। और बिंदुसार को ही दोस्तों अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है और कहा भी गया है बिंदुसार को। और यूनानी इतिहासकार उसे क्या कहते हैं? अमित्रोचेट्स के नाम से पुकारते हैं। किसे? बिंदुसार को। यह प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुप्त संवत 61 को मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। इससे संबंधित जो भी तथ्य है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 34 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? तो आपको बताना है कि क्या नाम था। वान महादेवी था। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 985 ईस्वी से 1015 ईस्वी के बीच चोल साम्राज्य की पहली जो शक्तिशाली शासक माना जाता है। किसे? राजराज प्रथम को दोस्तों। और इनके पिता का नाम दोस्तों सुंदर चोल था और इनकी माता का नाम वान महादेवी था। इन्हें तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। यह मंदिर बहुत ही बार एग्जामों में प्रश्न बना है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगेकोंड थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हिस्ट्री का ये। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करते जाएंगे जितने भी PYQ क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीरीज होगा दोस्तों, वो पॉलिटी नागरिक शास्त्र का होगा। तो बिल्कुल उससे पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे आज का सेशन यानी जो आज का ये PYQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कैसा लगा। सभी महत्वपूर्ण
प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से चोल शासक की उपाधि कौन है दोस्तों? गंगेचोल। तो राइट आंसर राजराज प्रथम की। चोल वंश का सबसे महान शासक राजेंद्र प्रथम था उस समय का। और इसी के समय दोस्तों उसने गंगैकोंड की उपाधि भी धारण की थी और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी किया था। किसने? राजराज प्रथम ने। और चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया था। किसने? राजराज प्रथम ने। ये तथ्य इंपॉर्टेंट 2 से 3 तथ्य है, तो इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे मेरे द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। राज तंगिणी के रचनाकार कौन थे दोस्तों? ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। कौन है दोस्तों? ये है जोन राज। यहाँ से देख सकते हैं जोन राज 15वीं शताब्दी के कश्मीरी इतिहासकार हैं दोस्तों। और कौन किससे संबंधित है दोस्तों? ये संस्कृत कवि थे। कौन? जोन राज। उन्होंने द्वितीय राज तंगिणी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने कल्हड़ की राज तंगिणी सन 1149 ईस्वी तक का वृत्तांत जारी रखा हुआ है। यहाँ से और सब चीज़ें देख सकते हैं। और तृतीय राज तंगिणी ये 1459 से 1486 के बारे में भी बताता है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से मेंशन करते हुए चलेंगे। आइए हम लोग 37 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी दोस्तों हम लोग अपने 60 क्वेश्चन को प्राप्त कर लेंगे, 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लें विथ। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही बार इस तरह के प्रश्न बहुत बार बनते चले आ रहे हैं हिस्ट्री में। जितने भी युद्ध लड़े गए हैं दोस्तों, जितने भी सन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, सभी प्रश्न बनते रहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम 712 से इसका शासन, इसका जो सन है 712 है। मोहम्मद गजनवी ये 997 से 1030 के बीच में है। एंड चंगेज खां 1162 से 1287 के बीच में, 27 के बीच में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1370 से 1405 के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसे आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लें ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके और प्रश्न आता हुआ गलत बिल्कुल ना हो। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सामने क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, सही है क्या गलत है आपको बताना है। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन से, इसमें आपको सही बताना है। क्या बताना है? सही। तो राइट आंसर दोनों सही है। पृथ्वीराज चौहान 1166 से 1192 ईस्वी चौहान वंश के एक प्रतापी शासक हुआ करते, मतलब शासक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 से 1236 के बीच समकालीन से, ये भी सही हो गया। ये चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल यानी 1320 से 1325 ईसा पूर्व के तुगलक वंश का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया, इनका शासनकाल किसके शासनकाल के बीच थे? निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 के बीच में हुआ करते हैं। इनके समकालीन कौन से थे? इनको महबूब इलाही भी कहा जाता है। किसे? निजामुद्दीन औलिया को। यह प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट तथ्य, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। आइए हम लोग अगले 39 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। जल्द ही हम लोग 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया या कराया? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। सभी दोस्तों को पता होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, सभी दोस्तों को पता होगा इसका राइट आंसर। पहुंच चुके हैं, आपका सहयोग बना रहा, तो हम लोग जल्दी दोस्तों 60 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको बताना दोनों कथन यहाँ पे सही होंगे। तो कौन दोनों कथन यहाँ पे सही हैं? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनऊती पर अधिकार कर लिया था। इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सभी तथ्य महत्वपूर्ण जो मेरे द्वारा हाईलाइट किए गए हैं, आप लोग उसे अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था दोस्तों? ये भी प्रश्न बनता चला आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। कब? 1296 में। और उस समय रामचंद्र देव ने से विवश होकर या बाध्य होकर प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय को भेजने का वादा किया था। ये तथ्य इंपॉर्टेंट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, ये तथ्य इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना जानते रहिए कब किया था। 1296 में किया था। और साथ ही साथ दोस्तों एक तथ्य और इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया था। मलिक काफूर ने देवगिरी पर पुनः आक्रमण कब किया था? 1307 में। तो इस चीज़ को जानते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। रामचंद्र देव के आत्मसमर्पण करने पर उसे दिल्ली भेजा गया और जहां अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की उपाधि दी थी। ये पूछा जा सकता है राय रायन की उपाधि किसे दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 42 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ घटना है और उससे संबंधित जो वर्ष है, कौन सी घटना किस वर्ष में घटी थी और कौन इसमें सही नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों कन्नौज का युद्ध, ये गलत है। 1530 में नहीं हुआ था।
यहाँ से देख सकते हैं, बकिया सभी सही हैं। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी तथा मुगल शासक हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। यहाँ से देख सकते हैं। आइए आप लोग कमेंट बताएं कौन किससे पराजित हुआ था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 40 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार व्यवस्थित करना है। आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार कालक्रम में हम लोग को व्यवस्थित करना है। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, अभी हमने ऊपर देखा। इससे संबंधित जो भी तथ्य थे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया गया था, बाजार नियंत्रण नीति कब लाई गई थी, और मलिक छज्जू का विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 में हुआ था। एंड बाजार नियंत्रण प्रणाली 1296 ईस्वी में, 1296 से 1316 ईस्वी में। एंड नेक्स्ट सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1329 से 29 के बीच में। और तैमूर का आक्रमण 1398 में। बहुत चर्चित ये सन है, इंपॉर्टेंट होगा इसके हिसाब से। तो राइट आंसर सी हो गया, 4 3 2 1। इस तरीके से प्रश्न बहुत बार एग्जामों में बनते चले आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। PYQ को इस तरीके से आप लोग एनालिसिस कर लीजिए। मेरे द्वारा एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों आपको सजेशन दिया जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल गलत मत करिएगा इन सब क्वेश्चनों को। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। सभी दोस्तों पता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों। अगला क्या है, निम्नलिखित एक बार देखते हैं आगे। निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए देख लेते हैं। आगरा किला कब निर्माण किया गया था, एंड दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो आइए देख लेते हैं। कुतुब मीनार 1193 में ईस्वी में। एंड नेक्स्ट आगरा किला 1565 में, बहुत बार पूछा है ये। दिल्ली का लाल किला 1638 में दोस्तों। एंड नेक्स्ट है ताजमहल ताजमहल आपका अगला है, ताजमहल 1632 से 1653 के किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, 3 1 2 4। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव पर जाते हैं। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसके लिए, तो राइट आंसर दोस्तों अकबर। किरोरी शब्द अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। 1562 ईस्वी में एतमाद खान ने किरोरी व्यवस्था लागू की थी। आइए दोस्तों इनसे संबंधित जो भी तत्व बनते हैं अकबर से, प्रश्न बहुत बार पूछा है। आइए हम लोग PDF के थ्रू हम लोग समझते हुए चलेंगे। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी तत्व बनते हैं अकबर से। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अकबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं। थोड़ा इसका पूरा कालक्रम हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के इनसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब पूरा तथ्य हम लोग समझते चलेंगे। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्य होगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ अकबर, इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं हम लोग समझते हैं अकबर से। 1562 में यानी 1562 में क्या हुआ था, विजिट अजमेर फर्स्ट टाइम हुआ था उस समय। और 1562 में ही दोस्तों बैन ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ वार प्रिजनर इनटू स्लेव्स ये हुआ था। एंड आपका 1563 में ही दोस्तों किस पर, पिलग्रिम टैक्स, जजिया कर पे टैक्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी तथ्य, इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। एंड 1564 में किस जजिया कर को पिलग्रिम टैक्स हुआ और जो एबोलिशन ऑफ जजिया कर को बंद कर दिया गया था। आइए आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो तथ्य बनता है अकबर से, 1571 में फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया गया था। एंड 1574 ईस्वी में ही दोस्तों आपका क्या हुआ था, मनसबदारी जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके द्वारा लाया गया था। एंड 1575 ईस्वी में दोस्तों इबादत खाना का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, जो भी तथ्य अकबर से प्रश्न बनते हैं एक तथ्य मतलब एक नज़र में हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 1578 में दोस्तों पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन द इबादत खाना में इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला तथ्य बनेगा अकबर से 1579 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगला तथ्य देखते हैं इनसे संबंधित क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ मजहर का प्रोक्लेमेशन किया गया था। और इसका रिटन बाई इसके द्वारा किया गया था, शेख मुबारक के द्वारा लिखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 1580 में दोस्तों दहसाला जो बंदोबस्त है, दहसाला बंदोबस्त इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी। 1582 में ये तथ्य इंपॉर्टेंट होगा, दीन इलाही या तौहीद इलाही की किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। 1584 में तथ्य इंपॉर्टेंट है, इलाही संवत जो इलाही संवत का इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अगला है 1587 में इलाही या गजे कैलेंडर या गजे इलाही किसके द्वारा लाया गया था, अकबर के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, ऑलरेडी मेरे द्वारा इसको शॉर्ट वीडियो के रूप में डिस्कस किया गया था और तथ्य इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया है हम लोग सभी चीज़ों को जो अकबर से प्रश्न बनते हैं तथ्यों के रूप में। तो आइए हम लोग अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने सभी चीज़ों को अकबर से संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं हम लोग देख लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, जल्दी हम लोग सॉल्व करने वाले।
अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था, किसे दिया था दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, रामानुजाचार्य को। वल्लभाचार्य का जन्म दोस्तों 1479 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। इनके माता पिता तेलंगाना से काशी की यात्रा पर आ रहे थे, तभी यात्रा मार्ग में इनका जन्म हो गया था। विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इन्होंने शास्त्रार्थ में शैव पंडितों को परास्त किया था। विजयनगर सम्राट में इन्हें जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद्वाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये जो इनकी उपाधि थी इनसे प्रश्न बना हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। जल्दी दोस्तों हम लोग 60 क्वेश्चन की तरफ पहुंचने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बनेगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन नहीं दोस्तों? बलबन, मार्को पोलो, ये गलत है दोस्तों। देवराय अब्दुल लज्जा के मतलब किसके शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? यहाँ से देख सकते हैं, देवराय द्वितीय के अब्दुल रज्जाक आया था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अल-बरूनी आया था। और बलबन के शासनकाल में मार्को पोलो नहीं आया था दोस्तों। कौन सुमिलित नहीं है? तो डी। तो मार्को पोलो 1292 से 95 के बीच में भारत आया था। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था, 1290 से 1296 बीच में, और ये सही विकल्प होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? राइट आंसर वैष्णव धर्म, सभी दोस्तों पता होगा। यहाँ से आप लोग जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हाईलाइट किए गए आप लोग नोट मेंशन करते चलेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा कितने पैसे के बराबर थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहले एग्जामों में बहुत बार प्रश्न बनता था। ये 50 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 2 सही 1/2, यानी 5/2 इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में सभी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हाईलाइट किए गए हैं आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजक से तात्पर्य होगा क्या? तो राइट आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर सही नहीं है। आइए हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। मीर ए तुजुक मुगल काल के धर्मानुष्ठान का एक अधिकारी था। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो देख लीजिए। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? चौसा का युद्ध आपको 1539 में लड़ा गया था। खुसरो का विद्रोह कब हुआ था? 1606 में। एंड खुर्रम का विद्रोह 1623 ईस्वी में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपका है दोस्तों, क्या हो जाएगा नेक्स्ट? धर्मत का युद्ध 1658 में, बहुत बार पूछा है। क्रम इस तरीके से मिलाने वाले प्रश्न बहुत बार बनते चले आ रहे हैं हिस्ट्री में। अब तो लगभग और भी जैसे ज्योग्राफी में भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से प्रश्न। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका डी आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगली सीरीज क्या होगी आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, उसकी सीरीज ला दी जाएगी। तो बिल्कुल हम लोग सब्जेक्ट वाइज को देखते हुए चल रहे हैं। ये आपकी दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों, हिस्ट्री को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं PYQ के रूप में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी ज्योग्राफी को सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से सभी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? कितना लिया जाता था दोस्तों? 33 सही 1/3, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, अकबर से संबंधित जो भी तथ्य थे हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पैबाकी शब्द से तात्पर्य है किससे संबंधित है? भूमि से। पैबाकी मतलब भूमि। पैबाकी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जागीरों के लिए अलग से सुरक्षित रखे गए इलाके अथवा भूमि। निम्न में से किस कृति को उनके फारसी अनुवादकों द्वारा राज्यनामा शीर्षक दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इस सीरीज का। तो ये है दोस्तों आपका बी, महाभारत। राज्यनामा महाभारत का फारसी अनुवाद जो मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। तथ्य महत्वपूर्ण, इसे नोट कर लीजिए। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूनी या नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था, ये भी तथ्य महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ दोस्तों राज्यनामा के प्रसंगों पर चित्र बनाने के लिए दसवंत और बसावंत की जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब चित्रकारी करने के लिए अकबर के शासनकाल के 2 चित्रकार थे। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, कोई भी एग्जाम का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जो मेरे द्वारा तथ्य कही जा रही हैं या मेरे द्वारा जो तथ्य बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे, आपका ही फायदा होने वाला है दोस्तों। आप सभी मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, ये आपके सामने 56वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों के अकॉर्डिंग आपको मिलाना है। तो आइए देख लेते हैं इससे संबंधित क्या प्रश्न बनता है। आइए दोस्तों हम लोग मिला लेते हैं। कालीकट 1500 में दोस्तों, कन्नौर का 1502 में, धाबोल 1522 में, पन्नौनी ये है आपका पोन्नानी 1525 में। कब है? 1525 में। निम्न में से किस शहर को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दे दिया गया था? दोस्तों सभी दोस्तों पता हो मुंबई है। मुंबई ये प्रश्न बहुत बार बना है, सभी दोस्तों बना क्या है दोस्तों, ये प्रश्न आपको देखने को मिले ही होंगे कहीं ना कहीं एग्जामों में। तो इस तरीके से आप यहाँ तथ्यों को मेंशन करते हुए चलेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद 2 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों, जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो निम्न से कौन सी घटना सुमेलित नहीं है दोस्तों? ब्लैक होल की घटना यहाँ से 20 जून 1756 में।
आपका प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में, तथ्य महत्वपूर्ण। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में। सभी तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। राइट आंसर है डी, देवगांव की संधि, ये गलत इसका है, ये 1803 में है। तो आइए हम लोग 59 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी हिंदू जो विधवा एक्ट, पुनर्विवाह जो एक्ट लाया गया था, यानी पारित कब हुआ था दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो राइट आंसर दोस्तों सी, 26 जुलाई 1856 में। 26 जुलाई 1858 में, 56 में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट लाया गया था 26 जुलाई 1856 में लाया गया था। किसके उस समय का दोस्तों कौन था वायसराय है दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी की तैयार की, सॉरी यहाँ से देखिए, इस अधिनियम का जो ड्राफ्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। प्रश्न बन सकता है ये। आइए दोस्तों आज की इस पीवाई की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 प्रश्न है, 60वां। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था उस समय दोस्तों, तो राइट आंसर बहादुर शाह जफर था। यहाँ से देख सकते हैं इसके साथ जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं। तो आज की ये सीरीज समाप्त होती है दोस्तों। जल्दी दोस्तों अगली सीरीज क्या होगी आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा। क्या इकोनॉमिक को लेके आए कि दोस्तों पॉलिटी यानी नागरिक शास्त्र को लेके आए, आप जो कहेंगे उसको सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताएंगे। आज का सीरीज कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। जल्दी दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस के लेक्चर को लेके आने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सीरीज में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।